गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की, जो कि आपका उत्तक वाला चैप्टर है। इसी श्रेणी में हम बात कर रहे थे संयोजी उत्तकों के बारे में। संयोजी उत्तक का पहला प्रकार हमने डिस्कस कर लिया था और पहला प्रकार देखा था आपने रक्त है। रक्त में किस प्रकार से रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, किस प्रकार उनकी संख्या होती है, क्या उनका जीवन काल है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम एक नए संयोजित उत्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो आपका संयोजित उत्तक है अस्थि। देखिएगा, रक्त के बाद में अगला संयोजित उत्तक आपका आ रहा है अस्थि। हम अगर बात करें अस्थि की संरचना की, किस तरह से संरचना पाई जाती है अस्थि की। विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अस्थि के निर्माण में सहायक होती हैं और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, अस्थि कोरक कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक नलिका नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। ये नलिका नुमा यहाँ संयोजी उत्तक है। ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है अस्थि कोरक कोशिकाएं। अस्थि कोरक कोशिकाएं वो होती हैं जो कि अस्थि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा यहाँ एक संरचना देख पा रहे हैं। इस संरचना का नाम है, वैज्ञानिक के नाम पर इसको नाम दिया गया, इसको कहा जाता है हार्वेसियन नलिका। हार्वेसियन नलिका। इस नलिका से होकर पदार्थों का आदान प्रदान होता है। बाहर की तरफ आप ये जो संरचनाएं देख पा रहे हैं, इनको कहा जाता है सरल संयोजी उत्तक। ये हैं आपके सरल संयोजी उत्तक और सरल संयोजी उत्तकों के द्वारा ही जो अस्थि कोरक कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं। एक और खास चीज हम बात करें अस्थि की, अस्थि में जो दृढ़ता पाई जाती है उस दृढ़ता का कारण है यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब इनका जो मैट्रिक्स है, जो इनका साइटोप्लाज्म है, वो सघन होता है। सघन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी वजह से अस्थियां कठोर होती हैं और वो कठोर ही हमारे कंकाल तंत्र को दृढ़ता प्रदान करता है। अस्थि एक महत्वपूर्ण संयोजी उत्तक का काम करती है, साथ ही साथ हमारे कंकाल तंत्र का भी महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं और उस कंकाल तंत्र के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति मिली हुई है। अस्थि के बाद अगला जो संयोजी उत्तक हमारा आता है उसको कहा जाता है उपास्थि। देखिए, उपास्थि हालांकि अस्थि की तरह का ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कोमलता पाई जाती है, दृढ़ता कम पाई जाती है, क्योंकि उपास्थि में कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से अस्थियां जो अधिक मात्रा में है वो कठोर हो जाती हैं। जब कैल्शियम और फास्फोरस कम मात्रा में होगा तो उपास्थि बन जाती हैं और उपास्थियां थोड़ी सी कोमल होती हैं, लचीली होती हैं और इसके पीछे भी कारण है, इनमें विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसको नाम देते हैं कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण भी जो उपास्थियां हैं उनमें लचकता पाई जाती है, हम क्यों कहें वो कोमल होती हैं, लचीली होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं इसकी हम बात करें, जो हमारा नोज है, नोज के आगे वाला पार्ट यहाँ पर भी उपास्थि है। दोनों जो ईयर पिना है, जो कर्ण पल्लव है, इन कर्ण पल्लवों में भी आप देखें उपास्थि पाई जाती है। तो हमारी जो श्वास नली है, श्वास नली के अंदर भी सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो कि उपास्थि के बने होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं उपास्थि अस्थि की तरह ही है, यानी आकार तो प्रदान करेगी लेकिन यहाँ थोड़ी सी लचकता पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है और उस लचीलापन के पाए जाने के पीछे कारण है कोलेजन प्रोटीन का। तो ये बात होगी उपास्थि की और उसकी लोकेशन की, हम कहें स्थिति की, कहाँ उपास्थि पाई जाती है। अस्थियां पता ही आपको हमारे कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होती हैं अस्थियां, साथ में उपास्थियां भी चलती रहती हैं। अगला संयोजी उत्तक आता है, एक को हम कहते हैं स्नायु, जिसको हम नाम देते हैं लिगामेंट। इसके साथ एक और आता है कंडरा, कंडरा जिसको कि टेंडन कहा जाता है। कंडरा या टेंडन, एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा,
मान लीजिए हमने कोई बोन का यहाँ डायग्राम बनाया सिंपल वाला, ये मान लीजिए किसी बोन की एक सिंपल डायग्राम है। तो देखिए जो संरचना बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करती है, यानी ये वो संरचना है जो, ये भी बोन है, ये भी आपकी बोन है, अस्थि जिसको अपन कह रहे हैं, ये भी अस्थि है और इसको भी हमने अस्थि ही माना है, दोनों अस्थियां हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को तो नाम दिया जाता है स्नायु। स्नायु जिसको हमने लिगामेंट कहा, तो लिगामेंट तो क्या काम करेगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा। दूसरा कंडरा की हमने बात की है, तो कंडरा देखिए क्या करेगा, ये मान लीजिए आपकी कोई पेशी है, ये पेशी है, पेशी अस्थि से जुड़ी हुई है, जिस संरचना के द्वारा पेशी अस्थि से जुड़ती है उस संरचना को नाम देते हैं कंडरा। कंडरा जो कि व्हाइट कलर की संरचना, आपने देखा होगा कभी जब कट लग गया किसी स्किन के पार्ट पे, घाव हो गया है, तो जैसे ही घाव हो जाता है वहां व्हाइट व्हाइट एक पदार्थ आपको नजर आता है, वो व्हाइट पदार्थ आपका क्या है, कंडरा या टेंडन है। वापस सुनिएगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कहा जाता है स्नायु या लिगामेंट, यानी जो संयोजी ऊतक अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा उसको अपन नाम देते हैं लिगामेंट या स्नायु, तथा जो अस्थि को पेशी से जोड़ने का काम करेगा, ये अस्थि है, अस्थि को जो पेशी से जोड़ने का काम करेगा उसको हम नाम देते हैं कंडरा या टेंडन। तो ये आपके कुछ संयोजी ऊतक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो ऊतक आता है वो है पेशीय ऊतक। अगला है पेशीय ऊतक, अलग प्रकार का ऊतक है पेशीय ऊतक। देखिए पेशीय ऊतकों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले को हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी, दूसरे वाले को नाम दिया जाता है अनैच्छिक पेशी, और तीसरे वाले को कहा जाता है हृदय पेशी। तो हम एक बार तीनों का तुलनात्मक अध्ययन ही कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें अच्छे से याद भी हो जाएं। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी 3 प्रकार की पेशियां हैं। पहले को हमने कहा ऐच्छिक, दूसरी वाली का नाम है अनैच्छिक और तीसरी वाले को हम नाम दे रहे हैं हृदय पेशी। बात करें ऐच्छिक पेशी की, ऐच्छिक पेशी हमारी विल पर, हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, अनैच्छिक पेशी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं। बात करें हृदय पेशी की, तो ये भी एक तरह से अनिच्छिक ही होती है, यानी ये भी हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये इच्छा पर निर्भर है। जहां इच्छा पर निर्भरता नहीं पाई जाती, यहां पर भी इच्छा पर निर्भरता नहीं पाई जाती है। बात करें इनकी, इनको एक और नाम देते हैं, ऐच्छिक पेशियों को नाम दिया जाता है कंकाल पेशी, और जो आपकी अनैच्छिक पेशी है इनको कहा जाता है चिकनी पेशी। हृदय पेशियों को भी अतिरिक्त नाम वैसे नहीं दिया जाता है। अब बात करें इनकी संरचना की, तो देखिएगा जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो शाखित होती हैं, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं, इनमें शाखाएं हैं। बात करें अनैच्छिक पेशियों की, ये शाखा रहित होती हैं, वैसे इनकी आकृति होती है तरबुनुमा, इस तरह की आकृति पाई जाती है चिकनी पेशी की। बात करें हृदय पेशी की, तो हृदय पेशियों में भी शाखाएं देखने को मिलती हैं, कुछ शाखाएं यहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ अगर बात करें केंद्र की, तो केंद्र एक पेशी कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अनैच्छिक पेशी में एक पेशी में एक ही केंद्रक पाया जाता है, ऐच्छिक पेशियों में अनेक केंद्रकों की उपस्थिति देखी जाती है। अब बात करें उपस्थिति की, जो हमने पहले बात करी, बार फिर से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इनकी उपस्थिति है। ऐच्छिक पेशियां अग्रपाद और पश्चपाद, यानी अग्रपाद का मतलब हाथ और पश्चपाद का मतलब है पैर, अग्रपाद और पश्चपाद में पाई जाती है, जिनको कि हाथ और पैर अपन कहते हैं। अनैच्छिक पेशियां हमारे श्वसन तंत्र में, हमारे उत्सर्जन तंत्र में और हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। हृदय पेशी की बात करें, ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं, जो रक्त परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक और खास चीज आती है पेशियों के लिए। देखिए पेशियों में 2 विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, एक तो होता है संकुचन और दूसरा लक्षण यहाँ पे होता है शिथिलन।
संकुचन और शिथिलन का लक्षण पाया जाता है, और संकुचन और शिथिलन के लिए जिम्मेदार होते हैं प्रोटीन। तो ऐसा माना जाता है कि पेशियों का 70% से भी ज्यादा भाग प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए प्रोटीन हमारी डाइट का या हम कहीं हमारे संतुलित भोजन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। खाना जरूरी होता है प्रोटीन को भी, क्योंकि मांसपेशियों का 70% से ज़्यादा भाग प्रोटीन का बना, और प्रोटीन के कारण ही मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन की अत्यधिक हम कहें प्रवृत्ति पाई जाती है। लगातार संकुचन और शिथिलन होता रहता है, जिससे पेशियां गति करती रहती हैं। हमने कहा ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी, क्योंकि ऐच्छिक पेशियां हमारे अस्थियों से सीधे तौर पर कनेक्ट रहती हैं और ये हमारे शरीर को गतिशीलता प्रदान करने में भी सहायक होती हैं। तो आज हमने बेसिक ऊतक को कंप्लीट कर लिया। अब एक टॉपिक आपके चैप्टर का और बचा हुआ है, जो कि आपका तंत्रिका ऊतक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, साथ में इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू सो मच।